हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे गैसेस स्टेट, और गैसेस स्टेट के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस इसके काइनेटिक थ्योरी। और बेटा ये वाला टॉपिक होता है आपके फिजिक्स में भी होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब देखो, सबसे पहले गैस है, इसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंसिडर होती है ये हमें देखना है। इसके लिए देखो कौन कौन से पोस्टुलेट दिए गए थे। देखो इसके पोस्टुलेट की बात करें, पोस्टुलेट्स बेटा बहुत सारे पोस्टुलेट थे जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने सिलेबस में उनको हम डील करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर एक ही गैस का एक मॉलिक्यूल की शेप देखोगे तो दूसरे मॉलिक्यूल की भी शेप वही कंसीडर होगी, उसका मास भी दोनों का सेम कंसीडर होगा, शेप है दोनों की सेम कंसीडर होगी, साइज है सेम कंसीडर होगी, ठीक है। दूसरा देखें वेलोसिटी के बारे में, तो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, और रेंडमली मूव करते हैं लेकिन स्टेट लाइन में, अलॉन्ग विथ स्टेट लाइन। कॉन्स्टेंटली रेंडमली मूव करेंगे लेकिन स्टेट लाइन में मोशन करते हैं। किस टाइप से मोशन करते हैं देखते हैं। पहला बता रहे हैं आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल in all respect like size, shape, उनका मास वगैरह जो भी लेना हो, सभी रेस्पेक्ट में एक गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होता है। दूसरा बताएं, ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये रेंडमली मूव करते हैं। देखो ये गैस के इधर चला गया, इधर चला गया, ऐसे रेंडमली मूव करते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में करते हैं, ठीक है। लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर constantly in random motion along straight line, देखो कैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। जैसे मैंने ये मान ली ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वो ऐसे मूव किया, इधर मूव किया, ऐसे वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन करेगा क्या, जो भी उसका मूवमेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में ये मूव करा तो इसके देखो कंपोनेंट देखते हैं तो 3 कंपोनेंट ये बता सकते हैं। ये देखो 3 कंपोनेंट बता सकते हैं इसके, और इधर वेलोसिटी है ux, uy और u इसकी वेलोसिटी माने तो कंपोनेंट ये क्या होगा, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन। हालांकि बेटा इसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाता है इनकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी या आप फिजिक्स में पढ़ के भी आते हो। देखो तो इसके लिए हम देखेंगे, तो क्या देखोगे आप, म्यू किसके बराबर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर, इसका अंडर दी रूट ये होगा। या आप ये कह सकते हो कि म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और प्रोबेबली ये देखा जाता है कि इसकी ऑलमोस्ट स्पीड होती है वो सेम होती है, सभी डायरेक्शन में स्पीड होती है, वो एग्जैक्ट तो नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है, इसलिए हम इसको सेम ही कंसीडर कर लेते हैं। बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, ठीक है। ये इक्वल मानोगे तो इसके बेसिस पे ये भी तो लिख सकते हो, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 ux स्क्वायर, इसको भी ux माना इक्वल है तो ये वाला भी ux मान लो, ये वाला भी क्या मान लो ux, तो तीनों का सम कितना होगा 3ux स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो बेटा एक तो ये बताएं गैस होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, तो सिंपल सी चीजें आप जानते हो। सेकंड आपको ये बताएं कि एक गैस के जितने भी एटम होंगे वो सारे मॉलिक्यूल होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, फिर कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन करेंगे अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, इस टाइप से। इससे एक रिलेशन ये बना सकते हो आप, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3ux स्क्वायर, ठीक है। नोट करो इसको। फिर इसके कॉलिजन की बात करें तो इसके कॉलिजन वो गैस के मॉलिक्यूल के साथ में कॉलिजन है,
या ये मैंने यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल छोड़ रखे हो, आपस में कोलाइड करेंगे, साथ में इसकी वॉल पे कोलाइड करेंगे, इनका ये जो कोलिजन होता है ना, ये इलास्टिक माना जाता है। नेचर के अंदर ये इलास्टिक मानते हैं। इससे क्या होगा, इसकी मोमेंटम के अंदर इलास्टिक होने से क्या होगा, इसके मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। जैसे इधर आए, किसी मोमेंटम एम वी से यहाँ पे टकराए, जैसे ये वाला है एम वी से यहाँ पे टकराए, तो यहाँ से माइनस एम वी से वापस लौट गया। इसमें चेंज आ सकता है, मोमेंटम है, इसमें चेंज आ सकता है, लेकिन इसमें लॉस नहीं होता। ठीक है, नोट कर लो इसको। थर्ड पॉइंट लिखवाते हैं, ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल among themselves and with wall of container is elastic in nature. All the collision, third point लिखेंगे, all the collision, all the collision of gas molecules, all the collision of gas molecules among themselves, among themselves and with wall of container, wall of container is elastic in nature, is elastic in nature। बेटा जो भी गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं और ऐसे वॉल पे जाके कोलाइड कर रहे हैं, कैसे नेचर के मानते हैं हम, इलास्टिक। इससे क्या होगा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई लॉस नहीं होगा। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा। इसमें लिख लेना नो लॉस। ठीक है, और बताते हैं, गैस का आप प्रेशर मेजर करते हो, प्रेशर किसके कारण होगा, प्रेशर होता बेटा गैस का मॉलिक्यूल है, ऐसे इसके वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे पर यूनिट एरिया में जो प्रेशर अप्लाई करता है उसके कारण प्रेशर बनता है। तो गैस का प्रेशर किसके कारण आएगा, क्या बताओगे कि गैस के मॉलिक्यूल है कंटेनर की वॉल पे पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसके कारण उसका प्रेशर डेवलप होता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। लिखेंगे द प्रेशर of a gas, the pressure of a gas is due to collision of molecules with wall of container, और बेटा प्रेशर क्या होगा, जितना ज्यादा पर यूनिट एरिया के अंदर कॉलिजन होगा वो टकराएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो लिखेंगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। क्या बताएंगे, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल पे जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, जो कोलाइड कर रहे हैं, जिसके कारण प्रेशर डेवलप होगा और पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होगा इससे उतना ही ज्यादा उस पर प्रेशर होगा। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया में जितना ज्यादा आएंगे उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो कौन कौन से पॉइंट पढ़े और भी बता रहे जो भी इंपॉर्टेंट है। हमने पहला पॉइंट क्या देखा, अभी तक बेटा जो भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना वो आइडियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं और रियल गैस के लिए। और वास्तव में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी गई थी वो किसके लिए दी गई थी, आइडियल गैस के लिए। तो अभी तक वाले जो भी पॉइंट वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, आइडियल के लिए भी एप्लीकेबल और रियल के लिए भी एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, गैस के मॉलिक्यूल होते हैं आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट। सेकंड, उसकी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ा कि रैंडम तो करते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाती है। फिर थर्ड हमने ये पढ़ा कि इनकी जो कॉलिजन वो इलास्टिक माना जाता है जिसके कारण मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस कंसीडर नहीं होता। फोर्थ हमने ये बोला कि प्रेशर किसके कारण डेवलप होता है, कंटेनर की वॉल पे जो कोलाइड करते हैं गैस के मॉलिक्यूल उसके कारण डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉट नेचर ऑफ गैस। किस पे डिपेंड करेगी,
सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे। कौन सी गैस है इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। लिखिएगा, लिख लिया इसको। देखो फिफ्थ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस only and only depends upon टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर हम जानते हैं कौन सा लेता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस उस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और इसकी ये वाला रिलेशन होता है 3/2 RT फॉर 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल गैस। n मोल के लिए करोगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये तो 1 मोल है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, आगे दोनों नंबर के बराबर होंगे, और 1 के लिए कंसीडर करोगे तो n से डिवाइड कर दो। आगे काइनेटिक थ्योरी है, इसकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, इसके लिए इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखेंगे, उसके अंदर ये दोबारा से प्रत्येक के लिए बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कोई भी गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हुआ। 6 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये बेटा डिफर भी होगा, आइडियल गैस और रियल गैस में डिफर है। क्या मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको तो कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस की जो मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम होगा वो तो नेग्लिजिबल माना जाता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम है वो कंसीडरेबल होता है। देखो मैंने यहाँ पे गैस रखा इस टाइप से, ये मेरे पास में कंटेनर है, इसे मैंने गैस डाल दिया तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे सभी तरफ ऐसे हो गए। तो जो रूम का वॉल्यूम है, जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम होगा, वही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। अब बात करें वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, इसको अगर डिस्कस करें, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने इन मॉलिक्यूल को पकड़ के एक कोने में यहां पर शिफ्ट कर दिया, एक जगह मैंने रख लिया, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला क्या होगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यहां पर तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है और यहां पर टोटल गैस का मॉलिक्यूल, गैस का वॉल्यूम, और गैस का वॉल्यूम किसका वॉल्यूम माना जाता है, कंटेनर का। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल as compared to volume of gas molecule is negligible as compared to volume of gas, वॉल्यूम ऑफ गैस। बेटा कई बच्चे इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है कंटेनर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब, मॉलिक्यूल ऑफ गैस उसका मतलब एक एक जो पार्टिकल है छोटे छोटे उसके, उनको एक जगह आपने कलेक्ट किया, फिर कमरे के जैसे रूम है इसके अंदर बहुत सारी गैस के मॉलिक्यूल है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है, तो उनका वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा, इस रूम का वॉल्यूम होगा। लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के बाद तो सभी को मैं कलेक्ट करके एक जगह ले आया, तो इस रूम के कंपैरिजन में ये क्या होगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसको मानते ही नहीं है, जबकि रियल में देखोगे तो कोई मॉलिक्यूल है तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते रियल में, इसलिए आइडियल गैस और रियल गैस इनमें ये डिफरेंस है, ठीक है। और बताएं इसके अंदर, अगर मॉलिक्यूल है इस पर ग्रेविटी की बात करें तो मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, गैस का मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहा है, ग्रेविटी लगती तो वो नीचे आ जाता। जैसे मैं इस पेन को फेंकूं, इस मार्कर को मैंने ऐसे फेंका, ऐसे किया तो ये क्या होगा, ऐसे इस टाइप से आएगा, इस टाइप से जाके नीचे गिर जाएगा। जब गैस के मॉलिक्यूल क्या है, इधर चला गया इधर चला गया, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल, देयर इज नो इफेक्ट
देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल है, उन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, साथ में इसमें एक पोस्टुलेट और दिया गया था, आपको लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं लेकिन सही है, इसके अंदर बात कर रहे हैं। ये बोला गया था कि जो भी गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में कोई भी अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता, जबकि हम जानते हैं रियल में अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है रियल गैस के अंदर और आइडियल गैस में। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इस पोस्टुलेट के अंदर एक पोस्टुलेट बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। there is no attraction between gaseous molecule there is no attraction between gaseous molecule। गैसेस मॉलिक्यूल उसके बीच में किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये थे बेटा इसके पोस्टुलेट जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन जो मेन पोस्टुलेट है जिनका यूज हमें करना है उनको मैंने यहाँ पे बताया। फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी इक्वेशन पे आते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले गैस के मॉलिक्यूल, फिर एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, गैस के मॉलिक्यूल सेम गैस है तो सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे। दूसरा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, ठीक है, रेंडमली मोशन करेंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करें, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर किसके कारण होता है, उसमें गैस में प्रेशर किसके कारण होता है, प्रेशर किसके कारण, गैस के मॉलिक्यूल है वो पर यूनिट एरिया है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण प्रेशर आता है। तो जितने ज्यादा पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, कोलिजन होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। वॉल्यूम ऑफ गैस है, इसकी कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का है वॉल्यूम है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी ये माना ही नहीं जाता। और ये कहा गया था इसके अंदर आइडियल गैस के अंदर देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल में कैसा भी अट्रैक्शन नहीं होता, जो आप जब क्या पढ़ के आते हो कि गैस होता है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, वन रोल टाइप का अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। नोट करो इसको। नेक्स्ट लिखिएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन, मिटा दे इसको। देखो क्या होती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, लिखेंगे काइनेटिक, हेडिंग है हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये आपको लर्न करनी है। पीवी इक्वल टू होता है, लाइट गई बच्चों लाइट वापस आ गई, बीच में लाइट आने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, देखिएगा आगे, आने से नहीं जाने से। देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू 1/3 mn/URMS इसका स्क्वायर, URMS स्क्वायर। देखो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर m इक्वल टू द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक गैस का मॉलिक्यूल है उसका मास होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। n इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो URMS क्या होता है, URMS इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको बता रहे। एटम है, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं, एटम है मूव कर रहे हैं, किसी की स्पीड u1 है, इसकी मान लो u2 है, अलग अलग मॉलिक्यूल है u3 है। तो यहां पे देखो क्या देखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए URMS आपको देखना है।
तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, स्क्वायर मीन रूट ये होता है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर स्क्वायर मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज, तो क्या करोगे डिवाइड बाई n स्क्वायर मीन रूट ये हो गया रूट, ये हुआ रूट, तो इसको बोल देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो स्क्वायर मीन इसका मतलब यहां पे आपने इसको क्या किया एवरेज लिया, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, ठीक है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन होता है, P इक्वल टू होता है 1/3 mn u RMS स्क्वायर, जहां पर m क्या होगा एक गैस के मॉलिक्यूल का मास, n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, और u RMS ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन होती है, एक हमने देखो पोस्टुलेट में भी आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखो ये थी काइनेटिक एनर्जी, और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, ये बेटा सब किसके लिए लगा रहे हो आप, आइडियल गैस के लिए, 1 मोल आइडियल गैस। एक बात और बता देते हैं, ये जितना भी लग रहा है ना वो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे तो यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये देके पूछा जाता है, रियल में मोनो एटॉमिक के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन हम सबके लिए ही लगाएंगे, ठीक है। ऐसे में सोच लेना कि सर ने ये बोला कि ये तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस जैसे हीलियम है, नियोन, इस टाइप से, हाइड्रोजन का आ गया, ऑक्सीजन का आ गया, क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं, वहाँ पे भी ये सेम ही अप्लाई करना है, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको बताया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होता 3/2 RT, ये होता 1 मोल के लिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ जहां पर R क्या होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसकी यहां पर वैल्यू एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी को जूल में ले रहे हैं, जूल में बता रहे हैं, कैलोरी में भी ले सकते हो, 8.314 जूल पर मोल केल्विन ये होगी, ठीक है। T क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको किसमें लेंगे केल्विन में, टेम्परेचर को हमेशा आपको केल्विन में ही रखना है। फिर देखो आगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल गैस, और गैस को क्या मानना है आइडियल गैस, ये किसके बराबर होगी, ये तो 1 मोल की है, n मोल की कैलकुलेट करना होता है n से मल्टीप्लाई कर दो nRT, ये हो। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मोल की थी, ये n मोल की है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की, बेटा इससे कंपेयर करेंगे 1 वाली से। 1 मोल की एनर्जी कितनी है 3/2 RT, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब एनी मॉलिक्यूल की कितनी होती है 3/2 RT। जैसे बेटा हम ये जानते हैं 1 मोल के में कितने होते हैं एनी मॉलिक्यूल्स, और एनी मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ्टन इक्वल टू 3/2 RT, 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल देन डिवाइड बाई Na, 3/2 R अपॉन NaT, ये हो। और बेटा यहाँ पर Na क्या होता है अवोगाद्रो नंबर होता है, R गैस कांस्टेंट होगा, इन दोनों को मैं K भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 3/2 KT, और K की बात करें यहाँ पर इधर लिख रहे हैं K इक्वल टू, K होता है यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। R की वैल्यू आप जानते हैं, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, रखोगे तो ये वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, वैसे दी हुई मिलती है, नहीं दे रखी हो तो याद रखना 1.38 इंटू 10⁻⁻23।
तो ये इक्वेशन थे, नोट कीजिए। अब इसके ऊपर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। लिखिए न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये ध्यान में रखना मोल से रिलेट करना आना चाहिए आपको कि मोल मॉलिक्यूल इसमें आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर ये आप समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप करोगे डॉक्टर बनोगे। देखो आपको बता रहे हैं, फर्स्ट फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मेथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मेथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 ग्राम मेथेन की 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे? काइनेटिक एनर्जी है एन मोल के लिए मैं मान लेता हूँ, 1 मोल तो यहाँ पे दे नहीं रखा, एन मोल के लिए मान लेता हूँ। क्या था? 3/2 nRT, एन मोल के लिए है। अब यहाँ पे देखो मोल कैलकुलेट करना है। मोल क्या होगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मेथेन का कितना मास दे रखा है? 8। मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं, कार्बन का कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 16। आर की वैल्यू जूल के अंदर ले रहे हैं 8.314। टेम्परेचर किस में लिया जाता है? केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे, 273.15 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम 273 ऐड करते हैं तो कितना है आपके पास में? 300। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये हुआ 2 2 जा 4, ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? 2, तो कितना होगा? 3 × 2 × 300 कर लेना। जो भी आएगा ये किस में आएगा? जूल के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन करवाते हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। मोल नहीं दे रखा बेटा, आपको क्या दे रखा? वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल वाला ध्यान में रखो। एन मोल के लिए इतना आ रहा है, 1 मोल के लिए देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? एन की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना होगा? 3/2 RT। ये तो 1 मोल का है। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। आपको किससे मतलब है? एक मॉलिक्यूल से। तो Na से डिवाइड कर दोगे, किसके लिए हो जाएगा? वो एक मॉलिक्यूल के लिए होगा, जिसको हमने किया भी था। क्या पढ़ा था? फॉर 1 मॉलिक्यूल। सॉल्यूशन बता रहे इसका, फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। ये होता है kT। कुलदीप त्यागी, तो याद करने का तरीका बताएं। 3/2 kT होता है एक मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो यहाँ पे K क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू बताई थी आपको। वैसे क्वेश्चन में दी हुई मिलती है, मैंने नहीं लिखी यहाँ पे क्योंकि मेरे को पता है, आपको याद होगी। 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन में होती है। तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? 3/2। K की वैल्यू 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। ऐड करोगे 273, कितना हो गया? 400 हो गया। 400 सॉल्व कर लेना, किस में आ जाएगा? जूल में। बहुत सिंपल है, 200 हो गया। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द चेंज। क्वेश्चन है फाइंड द चेंज in kinetic energy, find the change in kinetic energy of 1 mole ideal gas when temperature changes by 50 degree centigrade, when temperature
चेंजेस बाई टेम्परेचर चेंजेस बाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को किससे चेंज कर रहे हो आप? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा? बहुत सिंपल सा। अब तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने आने लग गए होंगे। चेंज देखना तो माइनस करना हो, तो चेंज का मतलब क्या है? माइनस। तो यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT, ठीक है, ये टेम्परेचर T1 मान लिया मैंने। दूसरी काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है? 3/2 RT, और यहाँ पर मैंने टेम्परेचर वाले T2, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 50, यानी ये कितना होगा? T2 T1 प्लस 50, ये तो हुआ डिफरेंस कितना? 50 का। तो T2 आपका क्या मिलेगा? T1 प्लस 50, ये डिफरेंस। इक्वेशन ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, चेंज देखना है तो चेंज में क्या करते हैं? माइनस करते हो। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड वाली से फर्स्ट वाली को माइनस किया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये कितना होगा? 3/2 RT2 माइनस 3/2 RT1। ये चेंज हमें काइनेटिक एनर्जी का देखना है। कॉमन हो गया 3/2 R, ये तो कॉमन है, ले लो, ये कॉमन लिया 3/2 R, क्या बचा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? T1 प्लस 50 माइनस T1, T1 से T1 कैंसिल आउट। डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज में तो उतना ही आएगा, क्योंकि माइनस करोगे 273 ऐड करके करोगे तो इतना ही चेंज आएगा, 50 आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3/2 R इंटू 50। R को मैंने ले लिया जूल में रख लेते हैं, कितना होगा? 3/2 R की वैल्यू जूल में 8.314, और ये कितना होगा? 50। ये चेंज आ गया जूल के अंदर। तो ये थी बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज इस क्वेश्चन के अंदर। और वैसे हम चैप्टर पढ़ रहे थे गैसेस स्टेट, और उसका टॉपिक था केटीजी। केटीजी वाले केटीजी फिजिक्स के अंदर भी आता है, ये भी आप जानते हो। तो बहुत सिंपल सा है, हमारी केमिस्ट्री के अंदर तो इतना ही आता है जिसको मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन से पोस्टुलेट है उसको ध्यान में रखिएगा, 2 से 3 फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, और जो भी बताए इस पर एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बाद में नया टॉपिक।